तो आज हम लोग जो है जल संसाधन क्लास 10th यानी कक्षा 10 का जो है NCERT और प्लस SCERT दोनों को समावेश करके हम लोग जो है जल संसाधन जो चैप्टर है दोनों को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये हाथ से बनाया हुआ रिटेन नोट्स हैं, जो भी उसमें की पॉइंट हैं, जितने भी उसमें की पॉइंट हैं आप NCERT का बुक उठा कर लेकर बैठ जाइएगा जियोग्राफी का, और देखिएगा जो है आप यही पाएंगे सेम टू सेम, एक भी पॉइंट जो है छोड़ा नहीं गया है। अब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग देखते हैं जो है जल संसाधन। ठीक है, तो जल संसाधन अगर देखा जाए तो जल के बारे में इसमें बात होगा। तो इसमें सबसे पहले मैं बता दूं कि देखिए टोटल जो है हमारे पृथ्वी पे 100% जल है, और 100% में से देखा जाए तो यहाँ पे हमारा जो है 97.5% यानी 97.5%। देखिए आपका जो है ये समुद्र और सागरों में पाया जाता है, यानी कि जितने भी जो है अगर देखा जाए कि लगभग 97.5% आपका जल जो है समुद्री और जल समुद्र और सागरों में पाया जाता है। और जो इनमें से देखिए बच गया 2.5% जो बच गया यह ताज़े पानी के रूप में जो है यहाँ पे आपको मौजूद है। अब ये जो 97.5% है यानी 97.5% देखा जाए तो ये जो हमारा जो जल है, ठीक, इसमें ये पीने योग्य नहीं है, ये समुद्र और सागरों में पाया जाता है। और ये भी जो है इनमें से कुल जो है आप कहेंगे तो आपको पीने योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि पीने योग्य तो हैं, लेकिन इनमें से भी जो 70% है, कितने 70%, अगर 70% देखा जाए तो महासागरों में पाया जाता है, आइसबर्ग और ग्लेशियर के रूप में मौजूद है। और मात्र इसमें कि जो 30% जो है 30%, ठीक, इसमें का ही जो 2.5% का अगर हम 100% मान लें तो 70% आइसबर्ग और ग्लेशियर में है। ठीक है, और 30% जो है भूमिगत, 30% थोड़ा कम भी हो सकता है कि उसमें जो है भूमिगत के रूप में है, तो जो हम लोग भूमि से जो है निकाल कर हम लोग पीते हैं। ठीक है, तो ये आप इसको याद रखिएगा। और एक और यहाँ पे फैक्ट है कि बिहार SCERT में यहाँ पे 96.5 है, 96.5 है, तो इसको भी याद रख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो वर्षा जो है, पूरे विश्व में जो हमारा वर्षा जो है यहाँ पे 4% भारत में होता है। अगर पूरे विश्व में मिला कर 100% होता है तो इसका 4% बारिश केवल हमारे जो है भारत में होता है, तो ये आपको याद रखना है। आगे कह रहा है इसमें जो है प्रति व्यक्ति वर्ष जल की उपलब्धता के मामले में भारत का विश्व में जो स्थान है 133वां स्थान है, 133वां स्थान है, ये आपको याद रखना। प्रति व्यक्ति यानी कितना यूज करता है आदमी, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 133वां स्थान भारत का है विश्व में पूरे। आगे कह रहा है कि 2025 तक, इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ था NCERT में, 2025 तक जो है भारत के उन क्षेत्रों में भी शामिल हो जाएगा जहाँ पे पानी में क्या हो जाए कमी है। जैसे मान लो राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तो वहाँ पे आप जो है देख पा रहे होंगे कि वहाँ पे 2025 तक संभावना व्यक्त की जा रही है कि जो है पानी की भारी कमी होने वाली है। ठीक, अब आगे यदि बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे जो है जल दुर्लभता के कारण, दुर्लभता मतलब कमी, क्या कारण हो सकते हैं? तो कारण में अगर देखा जाए तो जंगलों का तेज़ी से जो कटान है ये एक मुख्य कारण है। ज़मीन के ऊपर कंक्रीट के मकान, कारखाने, सड़कें बनने से ज़मीन की जल सोखने की क्षमता में क्या ये कमी आई है। जैसे मान लीजिए ये पूरा जो है प्लॉट, पूरा ये ज़मीन है, तो यहाँ पे मिट्टी है, तो अब मान लीजिए बारिश हो रहा है तो भूमिगत जल की जैसे बात हो रही है, अगर मान लीजिए आ रहा है, बारिश हो रहा है तो नीचे जो है अवशोषित होकर नीचे जाएगा, ज़मीन के अंदर जाएगा, तो वही भूमिगत जल के रूप में संचित होता है। लेकिन क्या हो रहा है कि यहाँ पे मान लीजिए पूरे कंक्रीट बना के जो है पूरा ढलाई कर दिया जा रहा है, और ऊपर से जो बारिश वगैरह चाहे कहीं से भी आ रहा है, हिमनद से जहाँ से भी आ रहा है, तो ये सोखने की क्षमता थोड़ा सा कम हो गया, तो ये भी एक मुख्य कारण बन गया है। और आगे देखा जाए अगल बगल बहुत से आवाज़ आ रहे हैं, तो इसको अवॉइड करते हुए अपना ध्यान दीजिएगा। आगे कह रहा है कि जो है जनसंख्या में वृद्धि, भाई जनसंख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रहा है, भारत नंबर 1 पे आ गया है, आप जान ही रहे हैं। तो इसमें देखा जाए तो भाई खपत भी तो है। अब एक आदमी जो है एक आदमी मान लीजिए 10 लीटर यूज़ करता था, अब उनके जगह पे अब क्या हो गया है कि मान लीजिए 10 आदमी हो गए, अब 10 आदमी 10 लीटर यूज करेंगे तो बहुत ज़्यादा खपत आ जाएगा। तो खपत भी, जनसंख्या में वृद्धि भी क्या है, जल का एक दुर्लभता का कारण बन जाएगा। किसान अधिक उत्पादन के लिए अत्यधिक सिंचाई कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे सिंचाई की मात्रा बढ़ गई है, अब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या कर रहा है किसान, उपज करने के लिए आपको जो है सिंचाई जो है ज़्यादा से ज़्यादा कर रहा है। पंप सेट हो गया, नीचे भूमिगत जल का रूप यूज कर रहा है।
तो ये भी खपत ही हो रहा है, तो यहाँ भी दुर्लभता का कारण ये भी मुख्य हो सकता है। जो जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है टू द पॉइंट सेम वही चीज़ है। लोगों का उच्च जीवन स्तर का मतलब यहाँ पे क्या है, मान लीजिए कि आप जो है उच्च जीवन स्तर मतलब थोड़ा सा समृद्ध हो गए हैं, तो आपके पास गाड़ी हो गया है, ठीक है ना, तो आपको जो है जो मान लीजिए गाड़ी हो गया तो गाड़ी मोटर अगर उसके लिए धुलने के लिए ज़्यादा पानी लगेगा। फिर मान के चलिए कि आप जो है बहुत से अगर बड़े घरों में देखा जाए तो टब होता है, एक आदमी नहाता है कम से कम 100 लीटर 200 लीटर पानी का एक साथ यूज करता है, एक टब में बैठ जाता है, फिर वो पानी जो है उसको नहाने के बाद ये नहीं कि कहीं यूज हो लेकिन वो नुकसान हो जाता है। तो कुल मिला के जो है ये भी एक दुर्लभता का कारण हो सकता है। और गाड़ी मोटर ये बार बार आप मान लीजिए धोना है, तो ये कुल मिला के ये भी जो है। अब इसमें कुछ बहुउद्देशीय घाटी परियोजनाओं के बारे में जिक्र था मेन, लेकिन यहाँ पे हम कुछ एक्स्ट्रा ऐड किए हैं ताकि आपको भी वो हो जाए, थोड़ा सा और ज़्यादा फैक्ट आपको याद हो जाए जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इम्पोर्टेंट है। बहुउद्देशीय परियोजनाएँ क्या होती हैं, तो बहुउद्देशीय परियोजना में देखा जाए तो ऐसी परियोजना, ये सब नदी उदी के ऊपर जैसे बनाया जाता है, तो ऐसी परियोजना जिनसे, यहाँ पे देख लीजिए मैं एक शॉर्ट में लिखा गया है कि बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं हैं उनका उद्देश्य सिर्फ सिंचाई ही नहीं वरन बाढ़ नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति, नहर परिवहन, पर्यटन, विद्युत उत्पादन, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको जो है एक आप जो है डैम बना रहे हैं सपोज दैट, तो वहाँ से समझिए कि वहाँ पे एक तो सिंचाई के लिए और बाढ़ जो आ रहा है उसका नियंत्रण कर लिए, और वहाँ से पीने योग्य पानी वगैरह मान लीजिए वो भी होता है, नहर निकाल दिए, नहर परिवहन जिस डायरेक्शन में पानी चाहिए उधर से हम भेज देंगे, पर्यटन हो गया, बड़ा बांध बना दिए, जल विद्युत उत्पादन यानी इलेक्ट्रिसिटी का व्यवस्था हो गया। तो देख पा रहे होंगे कि एक ही जो है आपके कार्य से डैम बनाने से कितने सारे जो है हमको लाभ मिल रहे हैं, कितने सारे मतलब प्रोजेक्ट यहाँ पे हमको दिखाई दे रहे हैं। तो इसीलिए इसको मल्टीपर्पज़ प्लानिंग कह सकते हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं का उद्देश्य यही है। तो बहुउद्देशीय का मतलब होता है बहुत सारे उद्देश्यों के लिए जो है क्या कोई ऐसी परियोजनाएं संचालन करना जिससे हमको ढेर सारा लाभ हो। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देंगे कि कह रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो बहुत सारी निकाली गई, जैसे दामोदर हो गया, नर्मदा हो, सब परियोजनाओं को, तो इन सबको क्या कहा, इसको क्योंकि बहुत सारे इनसे लाभ हो रहे थे, तो उन्होंने अपने जो है मन से क्या कहा कि इनको आधुनिक भारत का मंदिर कहा है, आधुनिक भारत का मंदिर की संज्ञा इन्होंने दे रखा है। तो इसको आपको याद रखना है कि ये पॉइंट कौन कहा है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। अब देखिए, अब कुछ परियोजनाओं के बारे में देखिए, एनसीईआरटी में तो बहुत कम दिया है, खैर तो हमने कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट इसमें ऐड किया हुआ है, इसको आपको याद रखना है कि दामोदर घाटी परियोजनाएं क्या है। तो दामोदर घाटी परियोजनाएं अगर देखा जाए तो ये जो है आपका जो है यह भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है, भारत की जो है पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। ये आपको सबसे पहला पॉइंट याद रखना है। यह परियोजना जो है अमेरिका के टेनेसी नदी परियोजना पर आधारित है। अमेरिका की जो टेनेसी नदी है वहाँ पे जो परियोजना बनी है उसी पे बना हुआ है, उसी के आधार को मतलब उसका रूपरेखा देख कर इसे बनाया गया है, ये याद रखना है आपको। ये सब टू द पॉइंट है। इसका विस्तार देखिए झारखंड और पश्चिम बंगाल में है। झारखंड और पश्चिम बंगाल में जो है आपका इसका विस्तार, अगर इस परियोजना देखिए जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए ये आपका जो है ये नदी आपकी आ रही है, ठीक है ना, और यहाँ पे अगर डैम बना दिए हैं तो इनसे जो है मान लीजिए इसका विस्तार जो है, इनसे अब लाभ कौन कौन ले रहा है। मान लीजिए इधर से आप नहर निकाल दिए, चाहे इधर से निकाल दिए, तो ये किसी और राज्य में भी जाएंगी, तो जहाँ तक फैलेंगी तो उनका लाभ जो राज्य लेगा तो वही जो है यहाँ पे बोला गया कि इसका विस्तार झारखंड और पश्चिम बंगाल में है और लाभ भी यही लोग लेंगे। दामोदर नाटी घाटी परियोजना दामोदर नदी व उसकी सहायक नदी बराकर नदी कोनार बोकारो बांध बनाया गया है। यानी कह रहा है कि दामोदर नाटी घाटी परियोजना दामोदर नदी व उसकी सहायक नदियाँ, ठीक ना, दामोदर नदी पर बना है, उसकी सहायक नदी कौन कौन हो गया, बराकर नदी, कोनार, बोकारो, ठीक ना, कोनार, इस सब पे बोकारो पर ये बांध बनाया गया है। दामोदर नदी जो है देखिए छोटा नागपुर की पहाड़ियों से निकलकर जो झारखंड में और पश्चिम बंगाल में हुगली नदी से जाके मिल जाती हैं। कहाँ पे, छोटा नागपुर से निकलेंगी और आपका पश्चिम बंगाल में जाके मिल जाएंगी, फिर जो है पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में मिलती हैं। आगे कह रहा है कि दामोदर घाटी निगम की स्थापना जो 1948 में हुआ था। कब हुआ था, तो 1948 में। देखिए 47 में आपका आज़ाद हुआ भारत और उसके बाद ये परियोजना लाया गया। अब एक और पूछा जाता है कि तिलैया बांध के बारे में पूछा जाता है। तो ये देखिए तिलैया बांध जो है दामोदर नदी घाटी परियोजना के तहत बराकर नदी, ठीक है ना, बराकर नदी पे बनाया गया है।
तो इसको आप लोग जो ऐड कर लेंगे। तो ये हमारा हुआ दामोदर घाटी परियोजना के बारे में। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो भाखड़ा नागल बांध परियोजना, भाखड़ा नागल बांध परियोजना जो है देखते हैं। भाखड़ा अलग है और नागल अलग है, दोनों को मिला करके बोला जाता है भाखड़ा नागल। ठीक है ना। अगर देखा जाए इसको तो ये जो है कुछ फैक्ट अलग से मैं निकाल के ऐड किया हूँ कि 1963 में ये आरंभ हुआ था नेहरू के द्वारा, और जनक इसको छोटू राम। ये 2 पॉइंट बाद में हमको जैसे मिले थे तो इसको ऐड किया हूँ। देखिए अभी भाखड़ा नागल कहाँ है, तो सतलुज नागल, देखिए सतलुज इसको बोलते हैं। लूज माने ढीला, और जब लूज होगा मिट्टी तो क्या होगा, वो गलेगा, गलेगा यानी कि नागल। नागल यहाँ से पकड़ लीजिएगा कि भाखड़ा नागल कहाँ है। तो आपका भाखड़ा नागल किस नदी पे है, तो सतलुज नदी पे है। और ये देखा जाए तो देश का सबसे बड़ा बांध है, देश का सबसे बड़ा बांध है। देखिए 2 प्रकार के बांध इसमें होते हैं, एक लंबा होता है, एक बड़ा होता है। तो देखिए भाखड़ा अलग है, नागल अलग है, दोनों को मिला देंगे तो सबसे बड़ा बांध कह सकते हैं। ठीक है ना। वैसे तो सबसे ऊंचा बांध आपका टिहरी होता है, टिहरी बांध। तो यहाँ पे जो है आप ऑप्शन के हिसाब से चूज कर लीजिएगा। आगे कह रहा है कि भाखड़ा बांध जो है संसार का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। गुरुत्वीय बांध जब कहेगा तभी इसको लगाना है। गुरुत्वीय बांध, बांधों के प्रकार में आप पढ़ेंगे कि गुरुत्वीय बांध बहुत सारे बांध होते हैं, उसके नेचर के हिसाब से बताया जाता है। तो गुरुत्वीय बांध अगर कहेगा तो भाखड़ा बांध जो है आपका आना चाहिए। इस बांध के पीछे देखिए, अगर बांध बना दिया जाएगा, इसके पीछे गोविंद सागर जो है आपका झील है, ध्यान दीजिएगा, बनी एक झील है। पूछेगा भाखड़ा नागल बांध के पीछे कौन सी झील बनी हुई है, तो गोविंद सागर जो है झील बनी हुई है। और बेसिकली इसकी स्थिति देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में ये स्थित है। अब हिमाचल प्रदेश में क्यों है, तो देखिए यहाँ पे, क्योंकि जो है ये बांध जो बना है तो इससे कौन कौन से राज्य लाभ ले रहे हैं, तो पहले याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश और आपका पंजाब और हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली, ध्यान दीजिएगा। तो राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, हरियाणा, ये आपको याद रखना है। क्योंकि देखिए हिमाचल प्रदेश के नीचे आएंगे तो पंजाब जो है, पंजाब के बगल में आपका हरियाणा हो गया, और नीचे आएंगे तो आपका राजस्थान मिल जाएगा, और दिल्ली में कुछ इसके भाग हैं। तो ये पूछा जाता है कि भाखड़ा नागल बांध कहाँ कहाँ जो है, उसके मतलब इसके लाभान्वित राज्य कौन है। तो मेन पॉइंट याद रखना कि सतलुज नदी पे है, सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है, और इसके पीछे जो झील है गोविंद सागर झील है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। लाभान्वित राज्य आपका हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, दिल्ली हो गया। दिल्ली कभी कभी नहीं देता है लेकिन ऐड कर लीजिएगा, दिल्ली भी होता है। अब रिहंद बांध, देखिए रिहंद जो है उत्तर प्रदेश की सोन नदी, रिहंद नदी पर बनाया गया है। इसमें रिहंद लिखा ही है। तो यह बांध जो है उत्तर प्रदेश की जो सोन नदी है, सोन नदी की सहायक नदी, सोन नदी की सहायक नदी रिहंद पर बनाया गया है। ठीक है, ये आपका उत्तर प्रदेश। इस बांध के पीछे जो है, ध्यान दीजिएगा, उस बांध के पीछे जो है आपका गोविंद सागर था, लेकिन इस बांध के पीछे आपका देखा जाए तो जो है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, जो कि क्या है, कृत्रिम झील बनाई गई है। ये कृत्रिम झील है और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, प्राकृतिक झील नहीं, कृत्रिम जो बनाया गया है। ठीक है, और यह देखिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, यूपी और एमपी के जो है सीमा पे जो है इसको बनाया गया है, बॉर्डर पे बनाया गया है। मतलब दोनों लाभ यही लेंगे। ठीक है, तो हमने 3 देखा है, एक दामोदर घाटी परियोजना, और इसके बाद भाखड़ा नागल और रिहंद हो गया। ठीक है, तो रिहंद कहाँ है, तो सोन नदी के सहायक नदी रिहंद पर बनाया गया है। इस बांध के पीछे गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, कृत्रिम झील बनाई गई है। भारत की ये सबसे बड़ी कृत्रिम झील है और ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। अब जो हीरा कुंड, देखिए बहुत क्या होता है, गहरा होता है। तो गहरा मतलब महा होता है। तो ये देखिए हीरा कुंड, हीरा कुंड, तो हीरा कुंड जो है उड़ीसा के संबलपुर के निकट, हीरा कुंड जो है बांध परियोजना उड़ीसा में संबलपुर के निकट जो है महानदी पर निर्मित परियोजना है। महानदी, ध्यान दीजिएगा, महानदी पर यह क्या है, निर्मित परियोजना है, और यह उड़ीसा के संबलपुर में निकट में है। विश्व का सबसे लंबा बांध, देखिए सबसे लंबा, ऊंचा नहीं बात कर रहा हूँ, सबसे, अगर देखिए सबसे ऊंचा लंबा कहेगा तो आपका जो है हीराकुंड बांध परियोजना हो जाएगा, लेकिन लंबा कहेगा तब, और ऊंचा कहेगा तो ये तो टिहरी आएगा, और अगर टिहरी भी नहीं है ऑप्शन में तो आपका भाखड़ा नागल आ जाएगा। और गुरुत्वीय बांध कहेगा तो भैया गुरुत्वीय बांध भाखड़ा नागल हो जाएगा। गुरुत्वीय सबसे ऊंचा बांध, ठीक, बड़ा कहे चाहे ऊंचा कहे। ठीक, अब आ जाइए कोसी परियोजना।
अब देखिए ये बिहार से रिलेटेड है, तो बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है, बिहार की जो है नदी घाटी परियोजना है, और बिहार के एग्ज़ाम के लिए तो है ही है। और चूँकि बीपीएससी जो है टीजीटी पीजीटी या 6 to 8 जो है उन्हीं के लिए सब प्रिपरेशन हो रहा है। तो ये सारी के सारे जो हैं, हालांकि एनसीईआरटी में बहुत कम दिया है, सीईआरटी में बहुत कम दिया है, तो ये जो है इनसे जितना पॉइंट निकला गया है पॉइंट दे करके लिखा गया है, क्योंकि लेवल बढ़ा के पूछेगा एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि बस वैसे ही पूछ देगा। चलिए आरंभ इसका 1954 में आप देख सकते हैं, और ये प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है बिहार की। कोसी नदी तिब्बत पठार से निकलकर नेपाल होते हुए, देखिए कि जो कोसी नदी की बात हो रहा है, कोसी नदी पे बना है, तो कोसी नदी कहाँ से, तिब्बत पठार से निकलकर नेपाल आती है, और नेपाल से होते हुए बिहार में प्रवेश करती है, और बिहार में भागलपुर जाती है, और भागलपुर में गंगा नदी के बाएं तट से आकर मिलती है। देखिए एक कई लाइन में जो है इसका कितना विस्तार रूप से लिख दिया गया है। कोसी नदी तिब्बत के पठार से निकलकर नेपाल होते हुए बिहार में आपका भागलपुर के निकट गंगा के बाएं तट से आकर मिलती है। ठीक है, अब कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, कोसी नदी को क्या कहते हैं, बिहार का शोक कहते हैं। और यहाँ पे एक महानदी था, कहाँ गया, महानदी उड़ीसा का शोक कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, महानदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमको लग रहा है कि यहाँ पे दामोदर जो है, दामोदर नदी पश्चिम बंगाल की शोक है, तो ये आप याद रख सकते हैं। आपको शोक मतलब होता है जो तबाही वबाही ज़्यादा लाती हो, ठीक है ना, बाढ़ जब बरसात मानसून जब आता है तो। चलिए, तो ये कोसी नदी चल रहा था, और हनुमान नगर बैराज से कोसी नदी निकलती है। हनुमान नगर बैराज तिब्बत में जो भी है हनुमान नगर बैराज, वहाँ से कोसी नदी निकलती है। कोसी परियोजना जो है, अब देखिए भाई कहाँ, नेपाल में प्रवेश कर रही है, और कहाँ से प्रवेश कर रही है, नेपाल से बिहार में प्रवेश करे, तो नेपाल और बिहार इसके इन दोनों की संयुक्त परियोजना है, और दोनों यही लाभ लेंगे। ठीक है, ये डायरेक्ट पूछा था कोसी परियोजना से लाभान्वित कौन कौन है, तो नेपाल और बिहार है। ठीक, अब आ जाए नर्मदा घाटी परियोजना। नर्मदा घाटी ये भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये पश्चिम की ओर बहती हैं। अधिकांश जो है नदियाँ जो हैं आपको बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती हैं, पूर्व की ओर जाती हैं, लेकिन जो है ये जो है पश्चिम की ओर बहती है। जिसका देखिए इसमें अगर देखा जाए तो यह जो परियोजना है, अब नर्मदा से नर्मदा नदी बनी हुई है। अब देखा जाए तो ये सबसे ज़्यादा जो भाग है उसका मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश, फिर गुजरात, फिर महाराष्ट्र। लगभग 87% अगर देखा जाए, लगभग क्या एनसीईआरटी में पूरा ये लिखा हुआ है, 87% भाग जो है मध्य प्रदेश में है, और 11.5% जो है गुजरात में है, और 1.5% जो है भाग महाराष्ट्र में स्थित है। इसका जो है इस घाटी परियोजना का भाग पड़ता है। इसको आपको याद रखना टू द पॉइंट, एक भी पॉइंट मिस करने लायक नहीं है, सारे के सारे पॉइंट आपको दिमाग में सेट होने चाहिए। इस परियोजना के तहत देखा जाए तो गुजरात में सरदार सरोवर बांध का निर्माण किया गया है। पूछा जाता है तो गुजरात में सरदार सरोवर बांध जो है का निर्माण किस परियोजना के तहत बनाया गया है, तो आप कह सकते हैं नर्मदा घाटी परियोजना। सीधा पूछ लेता है सरदार सरोवर बांध कहाँ है, तो गुजरात में है। ठीक है ना, और इसी परियोजना के तहत इसको बनाया गया था। सरदार सरोवर परियोजना संयुक्त परियोजना है। देखिए पूछा जाता है, देखिए ध्यान से देखिए, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात प्लस राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, इन तीनों की संयुक्त परियोजना है, और इतने जो है राज्य इससे लाभान्वित हैं। यही इम्पोर्टेंट है इसमें जो है देखा जाए तो। इम्पोर्टेंट तो सब हैं, लेकिन ये लाभान्वित वाला ज़्यादा पूछता है। आ जाइए अब इंदिरा गांधी परियोजना। इंदिरा गांधी परियोजना में देखा जाए तो इसके ये जो पॉइंट सबसे ऊपर जो लिखा हूँ, कैवरसेन इसके जनक हैं। और इसमें जैसे शुरुआत में कोई नींव डालता है, कोई उसको आगे ले जाता है, बाद में कोई उद्घाटन करता है, तो वही जनक हैं, तो कैवरसेन नाम के थे। इसको अलग से मैंने ऐड किया हुआ है, एनसीईआरटी में नहीं था। और इससे लाभान्वित राज्य देखिए यही ज़्यादा पूछता है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, तीन है, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। और यह आपका सतलज और ब्यास नदी पे बनाया गया है, याद रखिएगा। यहाँ पे यह विश्व की विशालतम सिंचाई परियोजना है। तो देखिए यहाँ से सिंचाई के बारे में बात करें, विश्व की, पूरे विश्व की मैं बात कर रहा हूँ कि विश्व की विशालतम सिंचाई परियोजना है। यानी कि यहाँ से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, और यह कहाँ से, हरिके बैराज से। हरिके बैराज से पूछा जाता है कहाँ से निकाली गई, हरिके बैराज। तो फिर से शुरू से एक बार देख लेते हैं कि इंदिरा गांधी परियोजना है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा लाभान्वित राज्य हैं, तीनों की संयुक्त परियोजना है, और यह विश्व की सबसे
विशालतम सिंचाई परियोजना है। इसका उद्घाटन 1958 में जो गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत जो थे, तो उन्होंने क्या किया था, इसका जो है उद्घाटन किया हुआ था, नींव कोई और रखा था, ठीक है ना। और 1984 से इसका नाम जो है इंदिरा गांधी की जब सरकार जो थी 1984 समथिंग, तो उसमें इसका नाम जो है इंदिरा घाटी परियोजना रख दिया गया। और ध्यान दीजिएगा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, ठीक है ना। और ये कहाँ से, तो सतलुज और ब्यास पर स्थित ये जो है हरिके बैराज है, और वहाँ से ही हरिके बैराज बहुत बार पूछा है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा, ठीक। अब ये देखिए, ये आपका SCRT से लिखा हुआ है, बिहार SCRT की जो किताबें हैं और उनमें से लिखा गया है, ठीक। थोड़ा सा हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। NCERT आपको वहीं पे समाप्त होता है। अब आ जाइए यहाँ पे जो है सोन नहर के बारे में बात करते हैं। तो यह सोन नहर जो है 1874 में डिहरी पर निर्मित किया गया है, और यह जो है बिहार का पहला आधुनिक सिंचाई परियोजना है। नहर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, सोन नहर की मैं बात कर रहा हूँ। और देखिए ये इसका अगर देखा जाए तो इस पर जो है एक सोन नहर पर जो है एक बांध बनाया गया है, बाण सागर बांध, ठीक है ना। और इसमें किसके द्वारा ये बाण सागर बांध बनाया गया है, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, ये तीनों के सहयोग से बाण सागर बांध बनाया गया है। कहाँ है, तो सोन नदी पर है, सोन नदी पर ही बाण सागर बंधा है। सोन नहर 1874 में डिहरी पर निर्मित किया गया है और बिहार का पहला आधुनिक सिंचाई परियोजना है। सबसे ये आप इसको दिमाग में सेट करेंगे। और लंबाई अगर देखा जाए तो 3801 मीटर है, 3801 आपका इसकी लंबाई है। ऊंचाई 2.44 मीटर है। मेन ये याद रखिएगा, ठीक है ना। इससे 2 नहरें निकली हुई हैं, ध्यान से दीजिएगा, इससे 2 नहरें, सोन नदी से 2 नहरें निकली हुई हैं। और कौन कौन सी नहरें निकली हुई हैं, तो देखिए मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर पटना में गंगा में मिलती हैं। तो पहले इस सोन नहर की मैं बात कर लेता हूँ, तब आगे चलते हैं। तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से ये निकलकर, ये चूँकि बाद में ऐड किया गया है, निकलकर पटना में गंगा में मिलती है। अमरकंटक जानते ही हैं मध्य प्रदेश में, वहाँ से सोन नहर निकली हुई है और पटना में गंगा में मिलती है। अब देखिए 2 इसके जो है भाग किए गए हैं, एक पूर्वी सोन नहर है और एक पश्चिमी सोन नहर है, मतलब इसके 2 दिशा के हिसाब से इसको बांट दिया गया है। एक जो पूर्वी सोन देखा जाए तो 130 मीटर है लंबाई, अगर देखा जाए 130 मीटर। तो बारून से निकलकर पटना तक जाती है, और इसमें 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होती है। और इस नहर द्वारा औरंगाबाद, मेन जो लिखना है औरंगाबाद, गया, पटना के जो ये सब हैं, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, पटना, तो मेन में याद रखिएगा औरंगाबाद, गया और पटना, इसमें जो पानी जाता है पूर्वी सोन नहर से। पश्चिमी सोन नहर में देखा जाए तो डेहरी बांध से, डेहरी के पास से निकलती है, डेहरी एक जगह है। इस नहर से रोहतास, कैमूर और बक्सर, भोजपुर को पानी जाता है। जो रिंग बनाया गया है वो मेन है, उसको याद रखिएगा। अब आ जाइए एक और नहर है, यहाँ पे सोन नहर देख लिए। अब आ जाइए त्रिवेणी नहर के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए जो थोड़ा साइड में लिखा गया है ये बाद में ऐड किया गया है, क्योंकि जो है जैसे जैसे डाटा मिलता गया है उसको लिखा गया है। त्रिवेणी नहर देखा जाए तो गंडक नदी के बाएं तट से निकाली गई है। गंडक नदी आप सुने होंगे, बिहार में जो है गंडक नदी के बाएं तट से निकाली गई है त्रिवेणी नहर की बात हो रही है। और चंपारण जिले में, कहाँ पे, चंपारण जिले में सिंचाई हेतु ये बनाई गई है। मतलब त्रिवेणी नहर से चंपारण जो है, देखिए इसमें भी इड़ाव है, इसमें भी इड़ाव है, चंपारण, तो ऐड कर लीजिएगा। और 1909 में बनाई गई, ये 1909 में बनाई गई है। NCERT में अगर देखा जाए तो 1909 में, और SCERT में देखा जाए तो 1903 में जो है ये बनाई गई है। SCERT बिहार की जो है वहाँ, तो ये दोनों याद रखिएगा। अब जो दे उसको आप लिखिए। 1909 देखा है तो देखिए 3 का वर्ग 9 होता है, तो दोनों को ऐड कर लीजिएगा। मतलब 3 का वर्ग करेंगे तो 9, तो 1909, ये 1900 आपका 3 हो जाएगा। अब ये जो है यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा निर्धारण जो है, यूपी बिहार की सीमा का निर्धारण गंडक नदी करती है। देखिए गंडक नदी जो है तो यूपी बिहार की सीमा का निर्धारण करती है। और गंडक नदी कहाँ पे है, तो भारत प्लस नेपाल पर सीमा पर स्थित है। भारत और नेपाल की सीमा जो है, जैसे इंडिया हो गया, अरे भाई बिहार भी किस में, यूपी बिहार किस में आता है, भारत में, तो ये इंडिया हो गया। और यहाँ से जो है सीमा निर्धारण करती है नेपाल की, ठीक है। और ये हो गया। तो यहाँ पे आपको सोन नहर बात हुआ था, और फिर कौन सा आपका त्रिवेणी नहर।
आइए अब आइए जल्दी जल्दी चलते हैं। सारण नहर एक और नहर है, ये सब SCERT से लिखा गया है। 1880 में बना था और गोपालगंज प्रखंड में यह स्थित है। इसको याद रखना, सारण गोपालगंज में, सारण गोपालगंज में, ठीक है। अब देखिए बरनार जलाशय परियोजना है, एक और फैक्ट मैंने ऐड किया हुआ है। बरनार जलाशय जो परियोजना है ये जमुई ज़िले में जो है बरनार नदी पर बना हुआ है, इसको भी आप ऐड कर लीजिएगा। कुछ भी नहीं छोड़ा गया है, जितना भी SCERT में है और जितना NCERT में है आप पढ़िएगा, आपके पास अगर टाइम होगा डिटेल में, नहीं तो इससे आप रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक। अब आ जाए दुर्गावती जलाशय परियोजना, जो भी उसमें है उसको एक नज़र मार लिए रहेंगे तो आएगा ऑप्शन में, तो देख लेंगे। दुर्गावती जलाशय परियोजना कैमूर और रोहतास के सूखाखर क्षेत्रों में इसकी सिंचाई होती है। देखिए इस दुर्गावती जलाशय परियोजना से, और इसकी आधारशिला जो जगजीवन राम द्वारा, बिहार के हैं, जगजीवन राम द्वारा इसको 1976 में जो है रखी गई थी। यह कैमूर जिले के करमचद गांव के पास ये एक जलाशय है, करमचद गांव के पास एक जलाते हैं। चलिए तो इसमें मेन क्या याद रखना है कि भैया ये जो है जगजीवन राम द्वारा इसका आधारशिला रखा गया था, और जो है कैमूर और रोहतास जो है कि सूखाग्रस्त क्षेत्रों में इसकी सिंचाई होती है, और कैमूर जिले के करमचद गांव के पास यह स्थित एक जलाशय बांध है, ठीक। दुर्गावती हो गया। चलिए संजय गांधी जैविक उद्यान ये पटना में है। जितना पॉइंट है लिखिए, याद रख लीजिएगा। संजय गांधी जैविक उद्यान जो है पटना में है। आज ये गंडक परियोजना का निर्माण हुआ 1994 में गंडक परियोजना का निर्माण हुआ, और ये कहाँ स्थित है, तो वाल्मीकि नगर में स्थित है। कहाँ है, तो वाल्मीकि नगर, इसको याद रखिएगा। गंडक परियोजना का निर्माण जो है 1994 में वाल्मीकि नगर में यह स्थित है। गंडक नदी को नेपाल में शालिग्रामी कहते हैं। शालिग्रामी एक पत्थर भी होता है, उधर पाया जाता है, ठीक है ना, तो इसको याद रखिएगा। और मैदानी इलाकों में नारायणी या सप्त गंडकी भी कहते हैं। मैदानी अगर क्षेत्र में आएगा तो इसको जो है गंडक नदी को जो है आपका नारायणी या सप्तगंडकी कहते हैं। लेकिन नेपाल में शालिग्राम एक पत्थर पाया जाता है, उसके नाम पे पड़ा है, शालिग्रामी कहते हैं। अब जो है इसी नदी पर बना जो बांध है, भैंसलोतन बांध है, भैंसलोतन बांध पूछा जाता है। देखिए गंडक उसमें दिया है, गंडक, यहाँ पे भैंसलोतन, तो जहाँ देख तो भैंस जो होती है, जहाँ गंदगी टाइप की, जैसे तालाब वलाब अगर है तो उसमें ज़्यादा उसमें लौटाती है, ऐसे कह सकते हो। तो भैंसलोतन बांध जो है गंडक नदी पर जो है बना हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये आपका यहाँ पे चैप्टर सेकेंड स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पे फर्स्ट कंप्लीट हमने जो है NCERT और SCERT को जो है आपको सेट कर दिया। आप इसको बार बार देख कर रिवाइज कर सकते हैं। जितने भी जो है आपका जो है मेन जो चीज़ें था, मेन क्या, एक पॉइंट जो है कुछ भी नहीं छोड़ा गया, इससे बाहर जा ही नहीं सकता है, ठीक ना। चलिए तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।